साकेत आईएएस के यूट्यूब चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे आरओ स्पेशल 2023 की जो प्रैक्टिस सेट सीरीज चल रही है उसमें आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था की सीरीज में बात करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 9 की। और इस प्रैक्टिस सेट 9 के जो क्वेश्चंस हैं वे हमारे विदेश व्यापार से रिलेटेड हैं। तो चलिए देखते हैं कौन से हैं वे 20 क्वेश्चन जो विदेश व्यापार से संबंधित हैं और आपको आपके आने वाले एग्जाम में एक्स्ट्रा मार्क्स दिला सकते हैं अगर इनको आपने तैयार कर लिया तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य सुरक्षा कवच है, यानी कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न को फिर से देखें, अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षा प्रदान करने वाला, जैसे कवच क्या होता है, कवच सुरक्षा प्रदान करता है ना, तो इनमें से ये सब क्या है, ये अंतरराष्ट्रीय संस्थानों के नाम है। तो इनमें कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय संस्थान ऐसा है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए देखते हैं ऑप्शन को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए WTO। WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। ऑप्शन बी विश्व बैंक, जिसे हम वर्ल्ड बैंक या WB के नाम से भी जानते हैं। सी IMF। IMF क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। और डी है IFC। IFC मतलब इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये IFC जो है, IFC विश्व बैंक की जो संस्थाएं हैं, विश्व बैंक अपने आप में 5 संस्थाओं का एक समूह है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली 5 संस्थाओं के समूह को मिलाकर के विश्व बैंक कहा जाता है। तो उन्हीं में से एक है IFC। क्या करता है IFC? IFC किसी देश के लिए, और लेकिन इसके लिए जरूरी है कि वह देश विश्व बैंक का सदस्य हो, तो किसी देश के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में बॉन्ड जारी करके उसके लिए विदेशी मुद्राएं एकत्र करता है या विदेशी पूंजी का प्रबंध करता है, उसे हम, ऐसी संस्था को हम IFC कहते हैं। तो IFC का महत्व भारत जैसे विकासशील देश के लिए बहुत ज्यादा है कि भारत के जो औद्योगिक घराने हैं उनके शेयर को अंतरराष्ट्रीय पूंजी बाजार में बेच करके उनके लिए पूंजी का प्रबंध करता है। और IFC द्वारा ही मसाला बॉन्ड जारी किए जाते हैं। आपने मसाला बॉन्ड का नाम सुना होगा। मसाला बॉन्ड एक इस प्रकार के शेयर होते हैं जिनकी कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार में रुपए के वैल्यू के आधार पर घटती बढ़ती हैं। तो विनिमय दर के आधार पर इनकी कीमतें घटती बढ़ती हैं और अंतरराष्ट्रीय बाजार में IFC द्वारा इनको बेचा जाता है। और इससे भारत के जो खास तौर से जो प्राइवेट सेक्टर हैं, औद्योगिक घराने हैं, उनके लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार से पूंजी प्राप्त की जाती है। तो IFC वर्ल्ड बैंक का ही एक पार्ट है। IMF क्या है? अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बनने वाले महत्वपूर्ण संगठनों में से एक ही है। देखिए, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया के जो स्थिति थी उस स्थिति को सुधार करके फिर से अंतरराष्ट्रीय व्यापार को शुरू करने का प्रयास किया गया और इसी के चलते ब्रेटन वुड्स में एक सम्मेलन बुलाया गया। अमेरिका के ब्रेटन वुड्स में जो सम्मेलन बुलाया गया उसी के आधार पर इसे ब्रेटन वुड्स सम्मेलन नाम दिया गया। और इस सम्मेलन में उन मुद्दों पर चर्चा की गई जिनको सुधार करके फिर से अंतरराष्ट्रीय व्यापार शुरू किया जा सकता है, क्योंकि प्रथम और दूसरे युद्ध में पूरी दुनिया का बहुत नुकसान हुआ था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया के भूगोल में भी परिवर्तन आया, औपनिवेशीकरण समाप्त हुआ। तो एक नई दुनिया थी। इस नई दुनिया में कैसे सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, इस टॉपिक पर चर्चा करने के लिए ब्रेटन वुड्स सम्मेलन बुलाया गया था। इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में बहुत सारी समस्याओं पर चर्चा की गई और उनके समाधान के लिए 3 उपाय बताए गए और उन 3 उपायों के लिए 3 संस्थाओं के गठन की बात की गई। उनमें से एक था विश्व बैंक, दूसरा था IMF यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और तीसरा था WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन। लेकिन विश्व व्यापार संगठन की स्थापना बाद में हो पाई, परंतु विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना इस ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के ठीक बाद ही हो गई थी और इन दोनों की स्थापना 1945 में हो गई थी। तो विश्व बैंक और IMF दोनों ही 1945 में बने और दोनों का मुख्यालय वॉशिंगटन में है। इसीलिए इन दोनों को, विश्व बैंक और IMF को क्या कहा जाता है? जुड़वा बहनें भी कहा जाता है, ट्विन सिस्टर भी कहा जाता है, या वॉशिंगटन की ट्विन सिस्टर भी इन दोनों को
कहा जाता है। लेकिन WTO की स्थापना बाद में इसलिए हो पाई क्योंकि आरंभ में सभी देश WTO के संदर्भ में एक मत नहीं थे, इसलिए उस समय ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के बाद जो है एक समझौता कर लिया गया और WTO के स्थान पर जो समझौता किया गया उसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, गैट जिसको हम बोलते हैं। जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड के नाम से जो समझौता किया गया यही आगे चल करके WTO के रूप में परिवर्तित हुआ और WTO का मेन कार्य यह है कि वह अंतरराष्ट्रीय व्यापार को सुरक्षा प्रदान करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन ए, WTO। अब विश्व व्यापार संगठन के रूप में ये क्या काम करता है, जैसे सदस्य देशों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सुरक्षा की गारंटी देना। जितने भी देश इस पर हस्ताक्षर करते हैं या इसके सदस्य होते हैं वे WTO के जो पूरा एक नॉर्म है उसका पालन करते हैं और इसके तहत एक दूसरे के लिए अपनी अर्थव्यवस्था को उदार बना देते हैं। यानी कि WTO का जो मुख्य उद्देश्य है वह है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उदारीकरण को बढ़ावा देना, वैश्वीकरण को बढ़ावा देना और इसी के चलते जब सभी देश एक दूसरे के साथ व्यापार करते हैं तो इनकी सुरक्षा की गारंटी WTO देता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ए, WTO। ठीक है, अगला प्रश्न, व्यापार संतुलन में निम्न में से कौन सम्मिलित होता है। यहां व्यापार संतुलन का संबंध किससे है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार से। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में देखिए यहां पर थोड़ा सा हम पेज लेकर के आपको बता दें और आपके लिए एक छोटे से चार्ट के रूप में आपको बताना चाहेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो बैलेंस है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार का जो हिसाब किताब है या जो विवरण है उसे बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो हिस्से होते हैं, एक होता है चालू खाता, ठीक है, एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। ये जो प्रश्न है इसको समझने के लिए इस व्याख्या को समझिए। पहला चालू खाता, दूसरा पूंजी खाता। चालू खाते के भी दो हिस्से होते हैं, क्या क्या होता है, एक हिस्सा होता है जिसमें वस्तुओं के व्यापार का हिसाब किताब रखा जाता है और दूसरा होता है जिसमें सेवाओं के व्यापार का हिसाब किताब रखा जाता है। यानी कि वस्तु व्यापार के अंतर्गत जो आयात और निर्यात हुआ है उसका हिसाब किताब अलग खाते में रखा जाएगा और इसी प्रकार से सेवाओं के अंतर्गत जो आयात निर्यात हुआ है उसको अलग रखा जाएगा। ये चालू खाते के अंतर्गत ही होता है। अब क्योंकि सेवाएं दिखाई नहीं देती इसलिए इसे अदृश्य खाता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अदृश्य खाता, इनविजिबल अकाउंट भी कहते हैं। क्योंकि वस्तुएं दिखाई देती हैं इसलिए इस खाते को दृश्य खाता भी कहते हैं, इसे दृश्य खाता भी कहते हैं। और इसी को, जिसमें वस्तु व्यापार होता है, इसी को बोलते हैं व्यापार खाता। क्या बोलते हैं, व्यापार खाता या ट्रेड अकाउंट। ध्यान रखें, व्यापार खाते में केवल वस्तुओं के आयात निर्यात का हिसाब रखा जाता है जबकि चालू खाते में वस्तु और सेवाएं दोनों का रखा जाता है। अब चलिए हम प्रश्न देख लेते हैं कि प्रश्न क्या पूछा गया है। तो प्रश्न हमारा पूछा गया था कि व्यापार संतुलन इनमें से कौन सम्मिलित होता है व्यापार संतुलन में। तो व्यापार संतुलन का मतलब क्या हुआ कि वस्तु निर्यात बराबर वस्तु आयात। यानी कि एक वर्ष में हमारे देश ने कुल कितनी वस्तुओं का निर्यात किया और कुल कितनी वस्तुओं का आयात किया, इससे संबंधित जो मैटर है वहीं से प्रश्न आया है। तो व्यापार संतुलन में कौन शामिल होता है, ए माल। यहां माल का मतलब है वस्तु, ठीक है। अगर इसको इंग्लिश में आप देखेंगे तो गुड्स दिखाई पड़ेगा। तो इनमें क्या होता है, माल, सेवाएं, भुगतान का हस्तांतरण, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हमारा होगा माल, यानी कि केवल वस्तुएं। क्योंकि व्यापार नाम लगा हुआ है तो व्यापार संतुलन में वस्तुएं शामिल होती हैं, इसमें सेवाएं या अन्य मैटर शामिल नहीं होता। तो एक वर्ष में किसी देश द्वारा किए गए कुल वस्तुओं के निर्यात एवं कुल वस्तुओं के आयात के हिसाब किताब को व्यापार संतुलन कहा जाता है। बहुत पूछा जाता है ये प्रश्न, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है फेमा। फेमा यानी कि FERA,
इसका पूरा नाम क्या है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट, विदेशी विनिमय प्रबंधन, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम। एक है फेरा, एक है फेमा। ये फेरा है, विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट या रेगुलेटरी एक्ट, फेरा। पूछा गया है कि फेरा या विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? फेरा को अंतिम रूप से कब लागू किया गया था? देखिए, ये फेमा है। अच्छा, हमने आपको फेरा बता दिया, ये फेमा है। तो फेमा FEMA, बस केवल R और M का अंतर है। इसका पूरा नाम होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। और यह फेरा की जगह पर लाया गया था। पहले क्या था? फेरा था, फिर फेरा को रिप्लेस करके फेमा लाया गया। तो पूछा गया है कि कब, वो कौन सा वर्ष था जब फेरा को हटा करके फेमा लागू किया गया है? क्या ये फेरा और फेमा? ये ध्यान से समझिएगा, फेरा और फेमा, अब पहले फेरा था, अब फेमा है। ये ऐसे कानून हैं जिनके आधार पर भारत में विदेशी मुद्राओं की आवाजाही होती है। यानी कि आप दूसरे देशों से कितनी मुद्रा भारत लेके आ सकते हैं और भारत से कितनी मुद्रा विदेश में लेके जाया जा सकता है, इससे संबंधी कानून, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं के लेन देन संबंधी कानून, ये फेरा और फेमा द्वारा बनाए गए हैं। जब भारत में उदारीकरण लागू किया गया, तो उदारीकरण के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था को उदार बनाने के लिए पहले के कठोर कानून बदल दिए गए। ऐसा ही एक कठोर कानून हुआ करता था फेरा, क्योंकि फेरा में अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से या किसी अवैध गतिविधि के तहत भारतीय किसी देश की मुद्राओं की भारत में अवैध गतिविधि करता था और उनमें पकड़ा जाता था, तो उस पर क्रिमिनल केस चलाया जाता था, उसको जेल होती थी, उसको बहुत ज्यादा पेनल्टी देनी पड़ती थी। तो ये सारी चीजें इतनी कठिन थी कि भारत से मुद्रा की आवाजाही या विदेश व्यापार को लेकर के बड़ा संकोच होता था विदेशी कंपनियों और उद्योगपतियों को। इसको आसान करने के लिए और भारत में ज्यादा से ज्यादा मनी फ्लो आए, दूसरे देशों से पैसा आए, इसके लिए भारत सरकार ने फेमा लागू किया। फेरा के स्थान पर फेरा हटा करके फेमा लागू किया। दोनों में अंतर इतना है कि फेरा बहुत कठोर कानून था, जबकि फेमा उदार कानून है। और इसकी उदारता दो चीजों के संदर्भ में आप बता सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति इस कानून के तहत गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त पाया जाता था, तो पहले पुराने कानून में उसको जेल होती थी, लेकिन इसमें केवल पेनल्टी देकर के ही छोड़ दिया जाता है, इसमें जेल नहीं होती। और दूसरी चीज ये कि पुराने कानून में 5 गुना तक पेनल्टी देनी पड़ती थी, जबकि इसमें केवल 3 गुना पेनल्टी देनी पड़ती। जैसे अगर आपने 1 लाख रुपए का घपला किया है, तो पहले आपको 5 लाख रुपए पेनल्टी भरनी पड़ती थी, अब 3 भरनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये जो फेमा है, ये बहुत ही उदार कानून है। ये लागू कब किया गया? A 1991, B 1997, C 2002, D 2007। तो राइट आंसर है C 2007, 2002, C 2002। इसको समझ लीजिए जरा और ज्यादा कि सरकार ने इसको वास्तव में लागू किया था जून 2000 में। 1 जून 2000 को पहली बार भारत में फेरा की जगह पर फेमा लागू किया गया था। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि अंतिम रूप से इसको कब लागू किया गया, प्रश्न में पूछा गया है अंतिम रूप से, तो अंतिम रूप से लागू किया गया जून 2002 में। यानी कि 2 वर्ष का समय दिया गया था इसको लागू करने के लिए। और यह कहा गया कि इन 2 वर्षों में पुराने जितने भी केस चल रहे हैं उनका निपटारा पुराने कानून से किया जाए, और ये नया कानून जो फेमा है इसे पूरी तरह से अंतिम रूप से जून 2002 में लागू किया गया। इसके बाद पुराने कानून को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। तो क्योंकि अंतिम बार पूछा है, इसलिए हमारा उत्तर भले ही ऑप्शन में 2000 होता, फिर भी हम उत्तर 2002 ही लगाते, क्योंकि पूछा गया है अंतिम रूप से फेमा कब लागू किया गया। अगला प्रश्न, भारत में कौन सा मद
भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं किया जाता। अभी मैंने थोड़ा सा आपको बताया बैलेंस ऑफ पेमेंट या जो भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट को क्या कहा जाता है, भुगतान संतुलन। फिर से बता दें क्या होता है ये, एक वर्ष के अंदर हमारे देश से जो भी व्यापार हो रहा है दूसरे देशों के साथ, या दूसरे देशों के साथ जो भी व्यापार या मुद्रा संबंधी व्यवहार हो रहा है, उसका जो विवरण होता है, जो एस्टीमेट होता है, उसको हम बोलते हैं भुगतान संतुलन। इसी भुगतान संतुलन को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट या बीओपी कहते हैं। और इसके दो हिस्से होते हैं। तो दो हिस्से में एक होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। इनमें अंतर कैसे करते हैं, क्योंकि प्रश्न आया है चालू खाते से, कैसे इनमें अंतर आप करेंगे। तो देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत के वे सभी लेन देन जिनका निपटारा इसी वर्ष हो जाता है, उनका हिसाब किताब चालू खाते में रखते हैं, ठीक है। और ऐसे लेन देन जिनका हिसाब किताब आने वाले वर्षों में होता है, उन्हें पूंजी खाते में रखा जाता है। जैसे अगर हमारे देश से कुछ वस्तुओं का निर्यात हुआ तो अभी के अभी पेमेंट हो जाएगी, भारत में पैसे आ जाएंगे, ठीक है। या भारत ने कुछ वस्तुओं का आयात किया तो उनका पेमेंट हम कर देंगे, बात खत्म हो जाएगी, जो भी लेन देन है इसी साल कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन अगर भारत सरकार ने विश्व बैंक से कर्ज लिया तो कर्ज तो आज लिया लेकिन देना बाद में है, ठीक है, तो इसका हिसाब किताब बाद में होगा, इसलिए ये कहां जाएगा, पूंजी खाते में जाएगा। या भारत सरकार ने किसी को कर्ज दिया तो इसका भी हिसाब किताब कहां जाएगा, पूंजी खाते में। यानी कि ऐसे सभी लेन देन जिनका पूरी तरह से हिसाब किताब करंट ईयर में ही हो जाता है, चालू वर्ष में ही हो जाता है, उसके लिए अलग से खाता होता है चालू खाता। तो हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा एक है जो चालू खाते में सम्मिलित नहीं किया जाता। ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, बी, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, सी, वित्त मंत्रालय या भारत सरकार द्वारा, डी, भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा। प्रश्न पूछा है कौन सा मध्य भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं किया जाता। राइट आंसर होगा ए, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, ठीक है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया लेन देन भारत के चालू खाते या भुगतान संतुलन का पार्ट नहीं होता, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक जो है भारत सरकार के ऋण संबंधी जो मैटर हैं उनको देखता है, यह सरकार का बैंक है। बाकी एसबीआई और भारत सरकार द्वारा जो भी हिसाब किताब किया जाता है या भारतीय आयात निर्यात बैंक द्वारा जो किया जाता है, ये वास्तव में चालू खाते में शामिल किए जाते हैं, जबकि आरबीआई द्वारा किए गए लेन देन को चालू खाते में शामिल नहीं किया जाता। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत में भुगतान संतुलन के चालू खाते में शामिल नहीं किया जाता। देखिए सेम डिक्टो वही प्रश्न है, एक एक शब्द वही है, लेकिन नया प्रश्न है क्योंकि ऑप्शन दूसरे हैं, ठीक है। ऐसे ही प्रश्न बनते हैं, एक से दो प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझ के आगे बढ़ना है। इनमें से कौन सा एक है जो भुगतान संतुलन के चालू खाते में सम्मिलित नहीं होता। मैंने आपको बताया चालू खाते में कौन शामिल नहीं होगा, ये पूछा है, तो चालू खाते में वही शामिल नहीं होगा, चालू खाते में शामिल नहीं होता है। यानी कि ऐसे लेन देन जो कि जिनका निपटारा बाद में होता है वे चालू खाते में शामिल नहीं होते। अब ध्यान से देखिएगा, निर्यात, तो निर्यात चालू खाते में शामिल होंगे, बिल्कुल होंगे, क्योंकि निर्यात से जो भी लेन देन होता है वो चालू वर्ष में ही, करंट वर्ष में ही समस्त कंप्लीट हो जाता है। आयात का हिसाब किताब भी चालू खाते में रखा जाएगा। गैर साधन सेवाओं से आय, ये क्या होती है, जैसे कोई व्यक्ति है जो कि भारत में घूमने आया है, तो वह जब भारत में घूमने आता है तो जाहिर सी बात है कि वह सेवाओं के अंतर्गत व्यापार कर रहा है। या गैर साधन सेवाओं से आय को सीधे सीधे आप समझिए कि ऐसी चीजों से होने वाली आय जो कि वास्तव में मुख्य निर्यात आयात मदों में नहीं होती, तो यह भी चालू खाते में ही होता है, क्योंकि इनका हिसाब किताब भी चालू वर्ष में ही कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अनिवासी भारतीयों की जो शुद्ध जमा है, अनिवासी भारतीयों की जमाएं मतलब जो एनआरआई हैं, इन एनआरआई के जो डिपॉजिट्स हैं वो पूंजी खाते में शामिल किए जाते हैं, ये चालू खाते में शामिल नहीं होते। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अमेरिका में कोई भारतीय व्यक्ति रहता है और वह अपने इनकम का कुछ हिस्सा भारत में बैंकों में जमा करता है। जब वह भारत में एफडी चलाता है या भारत के बैंक अकाउंट में अपना पैसा जमा करता है तो उसका निपटारा इस साल तो होता नहीं है। जैसे उसने इस साल अपना पैसा जमा कर दिया
दिया तो आगे किसी और साल में जाकर के निकालेगा, तो ऐसे में इसका फाइनल जो सेटलमेंट है या फाइनल जो हिसाब किताब है आगे भविष्य में किसी समय में होगा। वर्तमान चालू वर्ष में इसका संपूर्ण लेन देन संपन्न नहीं हो रहा है, इसलिए जमा के रूप में आने वाली यह विदेशी मुद्रा भारत के भुगतान संतुलन के पूंजी खाते में दर्ज की जाएगी, ना कि चालू खाते में। तो राइट आंसर होगा डी। अगला प्रश्न, कृषि के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन कौन सी आर्थिक सहायता सम्मिलित की जाती हैं? जो ये जो बॉक्सेस हैं इनका संबंध सब्सिडी से है, थोड़ा सा इसके बारे में हम बता दें। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो WTO है, अभी मैंने बताया था WTO विश्व व्यापार संगठन या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या करता है, ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सब्सिडी के मुद्दे को देखता है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो सब्सिडी का मैटर होता है उसकी निगरानी WTO करता है। सब्सिडी होती क्या है, देखिए, जैसे सब्सिडी एक प्रकार सरकार द्वारा दी गई आर्थिक सहायता होती है। अब मान लीजिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार में अगर भारत सरकार अपने किसानों को सब्सिडी दे तो भारत सरकार किसानों को घाटे की पूर्ति के लिए सरकार सस्ती खाद उपलब्ध कराए, सस्ता बीज उपलब्ध कराए, या सरकार सस्ती बिजली उपलब्ध कराए, या किसानों के ऋण माफ कर दे। इन सारी चीजों से किसानों को सरकार से सब्सिडी मिल रही है। इससे किसानों के लिए जो फसल उत्पादन कर रहा है उसकी लागत घट जाएगी। मान लीजिए सरकार की सहायता के बिना किसान जो अनाज उत्पन्न करता उसकी लागत आ जाती 10 रुपए प्रति किलोग्राम, लेकिन सरकार की सहायता मिलने के कारण उसकी लागत घट करके 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई। तो यह भारत का यह किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार में जब अपने गेहूं का निर्यात करेगा तो वह अपना जो गेहूं है वह सस्ता बेच पाएगा, क्योंकि उसकी लागत कम हो गई, क्योंकि सरकार ने उसको आर्थिक सहायता दे दी। ऐसी स्थिति में ये किसान जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में अपना गेहूं बहुत कम कीमत पर बेचेगा तो दूसरे देशों के किसान को नुकसान होगा, क्योंकि जिसका गेहूं सस्ता होगा उसी की बिक्री होगी। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध किया जाएगा और ऐसे मैटर को सॉल्व करने के लिए जो WTO है वो कार्य करता है। तो WTO ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कुछ मानक बना रखे हैं, सब्सिडी के कुछ नियम बना रखे हैं कि सभी देश मनमानी तरीके से अपने किसानों को सब्सिडी ना दे पाए। इसके लिए कुछ नियम अंतरराष्ट्रीय कानून बना रखे हैं। उन्हीं कानूनों में सब्सिडी को अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो मुख्य रूप से यहाँ सब्सिडी की 3 कैटेगरी बांटी है WTO ने। कौन कौन सी? एक है ग्रीन बॉक्स सब्सिडी, ग्रीन बॉक्स सब्सिडी। दूसरी क्या है? दूसरी है ब्लू बॉक्स सब्सिडी। ठीक है, रंग से इसको निर्धारित किया गया है, ब्लू बॉक्स सब्सिडी। और अगली है, इसे आप अंबर बॉक्स सब्सिडी भी कह सकते हैं, इसे आप रेड बॉक्स सब्सिडी भी कह सकते हैं। तो इसे हम लोग रेड बॉक्स सब्सिडी का नाम देंगे यहाँ पर। अब इसमें जो बंटवारा किया गया है उसका आधार क्या है? यह वो सब्सिडी है, बॉक्स का मतलब है यहां से कैटेगरी। ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी वो है जिस पर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कोई डिस्प्यूट नहीं है, WTO को कोई इसमें आर्गुमेंट नहीं है, आप जितना चाहे दे सकते हैं। ग्रीन बॉक्स सब्सिडी में सरकार द्वारा दी गई ऐसी सहायता होती है जैसे पर्यावरण के संदर्भ में, जैसे किसान को सीधे सहायता नहीं देती सरकार, बल्कि अप्रत्यक्ष रूप से सरकार ऐसे कार्य करती है जिसका लाभ कहीं ना कहीं किसानों को मिलता है। जैसे सरकार ने पर्यावरण कार्यक्रम चलाया जिससे कि पर्यावरण को सुधार किया, तो अच्छा पर्यावरण होगा तो किसानों के लिए उपज अच्छी हो जाएगी। या सरकार ने बहुत सारे अनुसंधान कार्यक्रम चलाए, जैसे भारत में दलहन अनुसंधान केंद्र क्या करता है, ऐसे दाल की ऐसी किस्मों पर अनुसंधान करता है जो वर्ष भर उगाई जा सके। तो इसका फायदा बाद में किसको होने वाला है? किसान को ही तो होने वाला है। लेकिन ये अनुसंधान कार्यक्रम सरकार के खर्चे पर किए जा रहे हैं। तो सरकार के खर्चे पर इस प्रकार के जो सुधारात्मक कार्य किए जाते हैं जिनका लाभ भविष्य में किसानों को मिलता है, ऐसे सभी सरकारी खर्चे को या सब्सिडी को ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत रखा जाता है, जिस पर WTO को कोई आपत्ति नहीं है। सेकंड में क्या आ जाता है? सेकंड में ब्लू बॉक्स में आ जाता है, भारत के संदर्भ में अगर हम बताएं तो MSP आ जाता है, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या है?
भारत सरकार द्वारा भारत के किसानों से सरकारी खरीद पर, सरकारी मूल्य पर जो फसलें खरीदी जाती हैं उस मूल्य को ही एमएसपी या न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। और यह कीमत सरकार देती है किसानों को, और इस कीमत से किसानों को संरक्षण मिलता है, वे बाजार के उतार चढ़ाव से बच जाते हैं। यानी कि जब बाजार में कीमतें बहुत कम होती हैं तो भी भारत के किसानों को सरकार से अच्छी कीमत मिलती है, जिससे वो अपने कृषि को संभाल पाते हैं, अपनी खेती बाड़ी को संभाल पाते हैं। तो एमएसपी एक ऐसी सब्सिडी है सरकार द्वारा दी गई जिस पर डब्ल्यूटीओ को आपत्ति है। तो इसकी एक लिमिट बना दी गई है कि एक निर्धारित लिमिट से ज्यादा भारत सरकार या कोई भी देश एमएसपी के रूप में अपने किसानों को सहायता नहीं दे सकती, क्योंकि इसका बुरा प्रभाव पड़ता है अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर। तो इसमें मतभेद हैं, लेकिन मतभेद कब हैं? जब एक लिमिटेड दायरे से बाहर सब्सिडी सरकार देती है। और रेड बॉक्स पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इस पर सबसे ज्यादा आपत्ति है। रेड बॉक्स या अंबर बॉक्स में क्या आता है? जब सरकार द्वारा अपने किसानों को प्रत्यक्ष सहायता दी जाती है। जैसे अगर सरकार यह डिसाइड करे कि भारत का किसान जो निर्यात करेगा उस पर उसको टैक्स फ्री कर दिया जाएगा, निर्यात पर छूट दे दी जाएगी ताकि वह सस्ते से सस्ता गेहूं दूसरे देशों में निर्यात कर सके, तो यह रेड बॉक्स के अंतर्गत आएगा और इस पर डब्ल्यूटीओ को आपत्ति है। अब प्रश्न जो आपका पूछा गया था वो क्या था? देखिए, प्रश्न पूछा गया कि कृषि के अंतरराष्ट्रीय समझौते के अनुसार ग्रीन बॉक्स में कौन कौन सी आर्थिक सहायता या सब्सिडी आती है। पहला कृषि अनुसंधान, पहला है कृषि अनुसंधान, यहां पर कृषि अनुसंधान लगाइए। तो पहला है कृषि अनुसंधान, और दूसरा है उर्वरक, तीसरा है सिंचाई, चौथा है पादप संरक्षण। पादप संरक्षण मतलब जो पौध संरक्षण के लिए सरकार द्वारा तमाम नर्सरी चलाई जा रही हैं। देखिए, ये सारे कार्य सरकारी खर्चे पर किए जा रहे हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सी है जो ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आते हैं, तो आपको इसमें जो बताना है वो क्या है? देखिए, कृषि अनुसंधान तो ग्रीन बॉक्स में आएंगे ही, मैंने पहले ही बता दिया था। जितने भी जैसे गन्ना अनुसंधान केंद्र, जैसे दलहन अनुसंधान केंद्र, जैसे और भी जैसे चावल अनुसंधान, जितने भी अनुसंधान केंद्रों का मतलब ये है कि इन केंद्रों में रिसर्च किया जाता है कि कैसे नई नई फसलों के लिए अच्छे अच्छे बीज लाए जाएं जिससे कि उत्पादन ज्यादा से ज्यादा बढ़े। और क्योंकि ये सरकारी खर्चे पर चलाए जाते हैं और इनका लाभ किसानों को मिलता है, इसलिए ये सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। तो कृषि अनुसंधान तो बिल्कुल ग्रीन बॉक्स का ही पार्ट है। उर्वरक ये ग्रीन बॉक्स के पार्ट नहीं है, ये किस में आएंगे? ये ब्लू बॉक्स में आएंगे, क्योंकि उर्वरकों के रूप में सरकार जब सब्सिडी देती है, इसका मतलब है कि जो उर्वरक हैं, कौन से रासायनिक उर्वरक हैं, उन पर सरकार आपको, जो यूरिया आप गांव में देखते लोगों को खरीदते हैं, सरकार छूट देती है। जैसे 200 रुपए की बोरी हो तो सरकार 150 में ही आपको दे देगी। ये ब्लू बॉक्स के अंतर्गत आते हैं। इनकी एक लिमिट है, उससे ज्यादा अगर सरकार सब्सिडी देगी तो उस पर डब्ल्यूटीओ को आपत्ति होगी। तीसरा है सिंचाई। सिंचाई भी ग्रीन बॉक्स में नहीं आता, क्योंकि सिंचाई में भी सरकार सीधे किसानों को क्या करती है? आर्थिक सहायता प्रदान करती है। तो सिंचाई और उर्वरक ये दोनों किस में आ जाएंगे? ये आ जाएंगे ब्लू बॉक्स में। लेकिन जो चौथा है पादप संरक्षण, ये कृषि अनुसंधान के समान ही है। तो पहला और चौथा ये ग्रीन बॉक्स में आएंगे। हमारे ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी में 1 और 4 सही है। इसका मतलब है कि कृषि अनुसंधान और पादप संरक्षण जो है ये ग्रीन बॉक्स सब्सिडी के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न, भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? निहित मतलब सम्मिलित होना। इनमें से भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? देखिए, एक व्याख्या मैंने अच्छे से बता दी तो उससे कितने नए प्रश्न तैयार हो रहे हैं। इसकी व्याख्या हम लोग भुगतान संतुलन में पीछे पढ़ चुके हैं। पहला है दृश्य व्यापार, दूसरा अदृश्य व्यापार, तीसरा सी ऋण और डी उपरोक्त सभी। तो भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है? जाहिर सी बात है कि भुगतान संतुलन में दृश्य व्यापार और अदृश्य व्यापार और ऋण सभी शामिल होंगे, तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्यों? इसके लिए फिर से एक पेज पर हम जाएंगे भुगतान संतुलन समझने के लिए। भुगतान संतुलन, ठीक है। भुगतान संतुलन क्या है? पहले इसकी परिभाषा फिर से समझिए। भुगतान संतुलन एक वर्ष में किसी देश द्वारा, एक वर्ष में किसी देश के द्वारा
समस्त विश्व के साथ, समस्त विश्व के साथ, समस्त विश्व के साथ किया गया व्यापार, समस्त विश्व के साथ किया गया कुल व्यापार, ठीक है, किया गया कुल व्यापार, कुल व्यापार का विवरण है, कुल व्यापार का विवरण है। इसको ही हम क्या बोलते हैं, इसको हम विदेश व्यापार विवरण भी बोल सकते हैं। अब इसमें एक वर्ष में सरकार ने अन्य देशों के साथ क्या व्यापार किया, तो व्यापार यहाँ पर जो भी होता है उसको दो हिस्से में बांट लिया था। जो भी लेन देन होता है, यहाँ व्यापार का मतलब क्या है कि जो भी लेन देन हुआ, आप कुल व्यापार के साथ साथ कुल लेन देन भी यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। एक वर्ष में देश से कितना पैसा बाहर गया, कितना पैसा आया, कितना निर्यात हुआ, कितना आयात हुआ, ये सारे का हिसाब किताब भुगतान संतुलन कहलाता है। इसीलिए इसके दो खाते होते हैं, पीछे मैंने बताया है, दो पार्ट होते हैं भुगतान संतुलन के, और भुगतान संतुलन को ही हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। पहला होता है चालू खाता और दूसरा होता है पूंजी खाता। तो चालू खाता और पूंजी खाता दोनों में अंतर मैंने आपको बताया था। इसमें जो भी लेन देन होता है उनका हिसाब किताब इसी वर्ष में संपन्न हो जाता है, लेकिन इसका लेन देन चालू वर्ष में संपन्न नहीं होता। तो पूंजी खाते में पूंजी का लेन देन होता है, पूंजी खाते में पूंजी का लेन देन होता है, देखिए इसको, पूंजी खाते में पूंजी का लेन देन होता है, जबकि चालू खाते में वस्तु और सेवाओं का लेन देन होता है। यानी कि वस्तु और सेवाओं का लेन देन जब दूसरे देशों से होता है तो उसका हिसाब किताब चालू खाते में रखते हैं, और जब पूंजी का लेन देन होता है, पूंजी का लेन देन किस रूप में होता है, जैसे ऋण के रूप में होता है, ठीक है। और ऐसे चीजें जैसे जिसका हिसाब किताब बाद में हो, जैसे ब्याज का हिसाब किताब, ब्याज भी तो पूंजी है, लेकिन ब्याज का हिसाब किताब क्योंकि चालू वर्ष में ही होता है, वार्षिक होता है, इसलिए ब्याज को चालू खाते में रखा जाता है, जबकि ऋण को पूंजी खाते में रखा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है। तो प्रश्न जो आपसे पूछा है कि भुगतान संतुलन में क्या शामिल होगा, फिर से आते हैं, भुगतान संतुलन में क्या शामिल होता है, तो ये सभी होते हैं दृश्य व्यापार यानी कि वस्तुओं का आयात निर्यात, अदृश्य व्यापार यानी कि सेवाओं का आयात निर्यात, और ऋण, इसका भी हिसाब किताब भुगतान संतुलन में होता है। अंतर इतना है कि ये दोनों चालू खाते में लिखे जाते हैं और ये पूंजी खाते में लिखा जाता है, लेकिन ये सभी भुगतान संतुलन का ही पार्ट होता है। इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। बहुत डेप्थ में प्रश्न आते हैं, इसलिए बहुत डेप्थ में, और ये विषय थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको समझने में टाइम लगता है, क्योंकि टोटली कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट है, इसलिए जिन बच्चों का बैकग्राउंड नहीं है उनको समझने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन पेशेंस रखिए, सबको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन, भारत सरकार ने किससे FERA यानी कि फेरा, FERA फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटरी एक्ट को प्रतिस्थापित किया है। अभी भी मैंने बताया, पूछा जा रहा है कि किसकी जगह पर यह सरकार ने फेरा यानी कि फेरा को हटा करके कौन सा लागू किया, यानी कि सरकार ने कौन सा कानून लगाने के लिए फेरा को हटाया। तो ए प्रतिस्पर्धा एक्ट, बी फेमा, सी एकाधिकार एक्ट, और डी MRTP एक्ट। राइट आंसर है बी फेमा। सरकार ने फेरा को हटा करके फेमा लगाया। फेरा कब लागू किया गया था? फेरा 1973 में लागू किया गया था सरकार द्वारा, और इसके लागू करने के पीछे उद्देश्य था भारत में विदेशी मुद्राओं को संरक्षण प्रदान करना। उसके बाद फेरा को हटा करके फेमा कब लागू किया गया? फेमा लागू किया गया सन 2000 में, लेकिन अंतिम रूप से फेमा लागू किया 2002 में। और फेमा का उद्देश्य क्या है? भारत से विदेशी मुद्राओं की आवाजाही को सरल बनाना। ठीक है, तो फेरा को हटा करके फेमा लागू किया गया। प्रतिस्पर्धा एक्ट क्या है? प्रतिस्पर्धा एक्ट के द्वारा भारत में CCI का गठन किया गया। CCI क्या है?
कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देखिए, भारत सरकार ने जब 1991 के बाद आर्थिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की तो बहुत सारे पुराने कठोर कानून को समाप्त करके नए उदार कानून लागू करके अर्थव्यवस्था को उदार बनाया गया ताकि पूरी दुनिया के साथ हमारा व्यापार अच्छे से होता रहे। तो उन्हीं से संबंधित कानून है ये। फेमा, ये जो प्रतिस्पर्धा एक्ट लागू किया गया सीसीआई, ये किसकी जगह पर लागू किया गया था? एमआरटीपी। एमआरटीपी, यही वाला एमआरटीपी। ये क्या था? मोनोपोली एंड रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, यानी कि ये वो कानून था जो एकाधिकार एक्ट के द्वारा लागू किया गया था। एकाधिकार का मतलब होता है किसी बड़ी कंपनी या ब्रांड का बाजार पर पूरा नियंत्रण स्थापित हो जाना, एकाधिकार स्थापित हो जाना। तो आजादी से तो भारत में उदारीकरण से पहले 1969 में इंदिरा गांधी ने एमआरटीपी लागू करके क्या किया था? प्राइवेट उद्योगपतियों को नियंत्रित करने का कार्य किया था। लेकिन जब भारत में 1991 का आर्थिक उदारीकरण का दौर शुरू हुआ तो फिर प्राइवेट सेक्टर को दबा के नहीं रख सकते थे, बल्कि उनको आगे आने का अवसर दिया। ऐसी स्थिति में एमआरटीपी एक्ट को समाप्त करके इसकी जगह पर लाया गया सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या करता है? ये सीसीआई जो है भारत के जो व्यापार है, इसको हम क्या कह सकते हैं? व्यापार नियामक संस्था, यानी कि ट्रेड रेगुलेटरी अथॉरिटी है ये हमारी। ध्यान देना, एक है व्यापार नियामक संस्था और एक है बाजार नियामक संस्था। बाजार नियामक संस्था कौन है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। लेकिन व्यापार नियामक संस्था जो है वो सीसीआई है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इसे एमआरटीपी की जगह पर लागू किया गया और इसे लागू करने के लिए भी सरकार ने जो कानून बनाया उसका नाम है एकाधिकार एक्ट, और इसे फाइनली 2003 में लागू किया गया था। सीसीआई कब लागू किया गया? 2003 में। तो ये आर्थिक सुधार प्रक्रिया का ही एक पार्ट था, ये ध्यान रखें। यहां पर फेरा का आंसर जो है वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न, अदृश्य निर्यात का क्या अर्थ है? अभी अभी मैंने आपको बता दिया, जहां भी अदृश्य शब्द आए व्यापार के संदर्भ में, वहां समझ लो ये सेवा की बात कर रहा है, क्योंकि व्यापार दो प्रकार का होता है, वस्तु व्यापार और सेवाओं का व्यापार। सेवाएं दिखाई नहीं देती, इसलिए इन्हें अदृश्य व्यापार कहता है। जैसे एक डॉक्टर द्वारा किसी मरीज का इलाज करना और उससे पैसे कमाना, ये सेवाओं का व्यापार है। लेकिन एक दुकानदार द्वारा वस्तु बेचना, वह वस्तुओं का व्यापार है, क्योंकि वस्तुएं दिखाई दे रही हैं लेकिन सेवाएं दिखाई नहीं दे रही। जैसे जब आप दवाई खरीदने जाते हो तो वो दवाइयां वस्तु हैं, लेकिन डॉक्टर को जब आप दिखाने जाते हो उसकी जो फीस देते हो वह सेवा है। तो सेवाएं दिखाई नहीं देती, इसलिए इन्हें अदृश्य कहा जाता है। यहाँ निर्यात शब्द जुड़ा हुआ है, तो अदृश्य निर्यात का मतलब है कि भारत से जो निर्यात किया जाता है सेवाओं का, वह उसका क्या मतलब है। ठीक है, तो अदृश्य निर्यात का अर्थ ऑप्शन ए में साफ साफ दिखाई दे रहा है, सेवाओं का निर्यात इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आयात और निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को क्या कहते हैं? आयात निर्यात पर टैक्स लगाती है ना सरकार, ताकि हमारे देश में बहुत सारी वस्तुएं बाहर से ना आ जाएं, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था बैलेंस रहे। तो वो टैक्स कौन सा है? ए आयकर, बी व्यापार कर, सी सीमा शुल्क और डी एक्साइज ड्यूटी। राइट आंसर इज सीमा कर या सीमा शुल्क। इसको आयात निर्यात कर भी कहते हैं। आयकर क्या है? आयकर वह है जो आय पर लगाया जाता है। ये दो प्रकार का होता है, एक पर्सनल इनकम टैक्स, एक कंपनी इनकम टैक्स। किसी व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला कर पर्सनल इनकम टैक्स होता है, और किसी कंपनी की आय पर लगाया जाने वाला कर जो होता है इसी को हम निगम कर या कंपनी आय कर भी कहते हैं, और ये एक प्रत्यक्ष कर है। व्यापार कर का उदाहरण क्या है? जैसे वैट। वैट जो है ये व्यापार कर है और ये अप्रत्यक्ष कर है। वर्तमान में एक बड़े व्यापार कर के रूप में जीएसटी लगा दिया गया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीमा शुल्क अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर लगाए जाने वाला कर है और यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है। और एक्साइज ड्यूटी यानी कि उत्पाद कर एक अप्रत्यक्ष कर है, जो कि केंद्र स्तर पर केंद्र सरकार, राज्य स्तर पर राज्य सरकारें वसूल करती हैं। किसी वस्तु के उत्पादन पर लगाया जाने वाला कर एक्साइज ड्यूटी। अगला प्रश्न, भारत के विदेशी विनिमय कोष, भारत के
विदेशी विनिमय कोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत के विदेशी विनिमय कोष के संबंध में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विदेशी विनिमय कोष क्या होता है? जो हमारा आरबीआई है, आरबीआई के पास अब विदेशी मुद्रा भंडार होता है ना देश का, तो विदेशी मुद्रा भंडार के संदर्भ में इनमें कुछ बातें कही गई हैं, कौन सी बात सही नहीं है? ए, इसमें आरबीआई के पास विद्यमान स्वर्ण तथा विदेशी मुद्रा पर संपत्तियां सम्मिलित होती हैं, ये बिल्कुल सही है, लेकिन आपको बताना है कौन सा सही नहीं है। विशेष आहरण अधिकार यानी कि एसडीआर इसमें शामिल नहीं होते, ये गलत है, इसलिए उत्तर सही है, यह सत्य नहीं है, क्योंकि एसडीआर जो है भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल होते हैं। एसडीआर नया नाम दिखाई दे रहा है, चलिए इसके बारे में समझ लेते हैं। एसडीआर क्या है ये? इसको बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं स्पेशल ड्रॉइंग राइट और हिंदी में बोलते हैं विशेष आहरण अधिकार। मैंने अभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात की थी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अपने सदस्य देशों को एक टोकन करेंसी देता है, जिसे हम आरबीआई का क्रेडिट कार्ड भी कह सकते हैं। आरबीआई का सॉरी, इसे हम आईएमएफ का क्रेडिट कार्ड भी कह सकते हैं। क्यों कहते हैं इसको क्रेडिट कार्ड? क्योंकि जो आईएमएफ के सदस्य देश हैं, जैसे भारत आईएमएफ का सदस्य है, तो भारत के पास भारत को आईएमएफ से एसडीआर मिला हुआ है। भारत इस एसडीआर का इस्तेमाल आईएमएफ के अन्य सदस्यों के साथ व्यापार में उसी प्रकार से कर सकता है जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं होती हैं, यानी कि ये जो एसडीआर है ये डॉलर की तरह काम करता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। इससे हम किसी भी देश से सामान खरीद सकते हैं, इससे हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं, लेकिन इस एसडीआर की एक लिमिट होती है और वह लिमिट इस बात पर डिपेंड करती है कि हमने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के फंड में कितना पैसा जमा किया है। उसी आधार पर हमको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एसडीआर देता है और इस एसडीआर से हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते हैं। तो क्योंकि एसडीआर अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की तरह ही व्यवहार करता है, इसलिए भारत के विदेशी मुद्रा फंड में या विदेशी मुद्रा कोष में एसडीआर को भी शामिल किया जाता है। जबकि ये जो कथन है ये इसकी बात करता है कि एसडीआर शामिल नहीं होते, इसलिए यह कथन सत्य नहीं है। तीसरा है, इसे भारतीय रिजर्व बैंक में रखा जाता है। बिल्कुल सही बात है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आरबीआई के संरक्षण में होता है और भारत में विदेशी विनिमय की वर्तमान स्थिति संतोषप्रद है। इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार सफिशिएंट है, क्योंकि लगभग यह 9 से 10 महीने का भारत के पास जो इंपोर्ट कवर है वो देता है, बफर स्टॉक है भारत के पास, तो पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार है इस समय भारत के पास। अगला प्रश्न है, भारतीय रुपए को चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीय बनाया गया था, कब बनाया गया था? अब यहाँ पर पूर्ण परिवर्तनीयता को जाने बिना आपके लिए इस प्रश्न का कोई मतलब नहीं है। अगर प्रश्न के उत्तर की हम बात करें तो हमारे प्रश्न का जो उत्तर है वो है 1994। अगस्त 1994 में भारत सरकार ने रुपए को चालू खाते में पूर्ण रूप से परिवर्तनीय बना दिया था। इसको समझने के लिए चलिए एक बार फिर आपको डिटेल्स में समझाते हैं। मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 हिस्से होते हैं, एक चालू खाता होता है और दूसरा पूंजी खाता होता है। अब तो इतने बार बता देने पर समझ ही गए होंगे। एक चालू खाता होता है और एक पूंजी खाता होता है। तो हमारे देश में जो लेन देन होता है दूसरे देशों के साथ, उनका हिसाब किताब इन्हीं दोनों खातों में रखा जाता है और इन दोनों खातों के संपूर्ण विवरण को कहते हैं भुगतान संतुलन या बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो ये जो रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता का मैटर है, इसका संबंध इससे कैसे है समझिए। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर जब हम व्यापार करते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय मानक मुद्रा के रूप में अमेरिकन मुद्रा डॉलर का इस्तेमाल किया जाता है और सभी मुद्राओं का मूल्य डॉलर में ही निकाला जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा यूरो का भी इस्तेमाल होता है। ठीक है, यूरो का भी इस्तेमाल होता है, जापानी मुद्रा का भी इस्तेमाल होता है, ब्रिटिश मुद्रा पाउंड का भी इस्तेमाल होता है। इन सभी मुद्राओं में जब व्यापार होता है तो इनकी अदला बदली रुपए के साथ की जाती है, भारतीय रुपए के साथ की जाती है। अब जैसे $1, €1, €1 या $1 को रुपए में बदलना हो तो कितने रुपए में बदला जाए, इसको बोलते हैं विनिमय दर।
जैसे अगर $1 का मूल्य रुपए में 80 है तो डॉलर के सापेक्ष यह भारत की विनिमय दर होगी। अगर यह विनिमय दर बाजार के आधार पर अपने आप पर निर्धारित होती है, यानी कि भारत में जितनी भी विदेशी मुद्राएं आती हैं उनकी रुपए में अदला बदली सरकार के नियंत्रण के बिना ही अपने आप हो जाती है। बाजार तय करता है कि इनका मूल्य क्या होगा, सरकार तय नहीं करती। तो इसे बोलते हैं रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। यानी कि जो भी विदेशी मुद्राएं भारत में आएंगी उन्हें जब रुपए में बदला जाएगा तो यह मूल्य या रुपए का मूल्य, इन विदेशी मुद्राओं में रुपए का मूल्य सरकार तय नहीं करेगी, बल्कि बाजार में मांग पूर्ति के अनुसार स्वतः निर्धारण होगा और बिना किसी नियंत्रण, बिना किसी प्रतिबंध के स्वतः विदेशी मुद्राएं भारतीय रुपए में और रुपया भारत अंतरराष्ट्रीय मुद्राओं में जब अदला बदला जाएगा तो इसे कहा जाएगा रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता। ठीक है। अब आजादी से पहले, बार बार यहां आजादी आ जा रहा है, एक्चुअली आर्थिक आजादी से संबंध है इसका। तो 1991 के आर्थिक सुधार से पहले भारत में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं थी, बल्कि सरकार ही तय करती थी कि विदेशी मुद्राओं का रुपए में क्या मूल्य होगा। पर 1991 में जब आर्थिक सुधार लागू किए उसके बाद बाजार के जो तत्व थे वो तेजी से बढ़ते गए और ऐसी स्थिति में सरकार ने अगस्त 1994 में ये निर्णय लिया कि भारत में जो भी विदेशी मुद्राएं आएंगी उनकी रुपए में अदला बदली पूरी तरह से बाजार के नियमों के आधार पर होगी, सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी, लेकिन यह सिर्फ चालू खाते के संदर्भ में ही होगा। यानी कि चालू खाते के संदर्भ में जो भी विदेशी मुद्राएं भारत आएंगी उनकी रुपए में अदला बदली की जो दर है, जो कीमत है, वह बाजार तय करेगा। तो हम कह सकते हैं कि चालू खाते में वर्तमान में रुपया पूर्ण रूप से परिवर्तनीय है और यह नियम भारत सरकार ने 1994 में शुरू किया था। ठीक है। तो ये जो प्रश्न था अभी हमने जिस पर डिस्कस किया, इसका उत्तर है हमारा ऑप्शन ए। अब आते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस वित्तीय वर्ष में भारतीय रुपए का 2 बार अवमूल्यन किया गया था? देखिए 1991 से पहले के जो वर्ष थे वे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही तकलीफदेह थे। आर्थिक संदर्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था घाटे में जा रही थी और यह लॉस जो था वो किसके संदर्भ में था? यह संकट जो था वह विदेशी मुद्रा का था। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार पूरी तरह से खाली हो चुके थे। तो इस संकट का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत सारे परिवर्तन किए और सुधार किए, जिन्हें हम एलपीजी कहते हैं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इसके रूप में भारत सरकार ने जो सुधार किए अर्थव्यवस्था में, उसी के तहत सरकार ने भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन भी किया। अब ये अवमूल्यन क्या होता है इसको आप समझिए। देखिए अगर $1 का मूल्य रुपए में 60 के बराबर है, यानी कि 60 रुपए का मूल्य $1 के बराबर है, और जब सरकार इसको बदल देती है, $1 का मूल्य 70 रुपए कर दे, जब सरकार $1 का मूल्य 60 रुपए से बदल के 70 रुपए कर दे, तो इसका मतलब है भारतीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट की गई। अवमूल्यन का मतलब क्या है? अव मतलब गिरावट, मूल्यन मतलब मूल्य में। तो ये किस में की गई गिरावट? रुपए में, यानी कि रुपए के मूल्य में गिरावट की गई सरकार ने की। तो पूछा है कब? तो पहले तो हम ये जान लें कि होता क्या है अवमूल्यन। तो सरकार ने जब रुपए के मूल्य में गिरावट की, इसका मतलब है कि रुपया और ज्यादा सस्ता हो गया। तो यह सरकार ने कब किया था? उत्तर है, ऑप्शन है ए 1966-67, बी 91-92, सी 90-91, डी 79-89-90। पूछा है रुपए में 2 बार अवमूल्यन किया, एक बार नहीं 2 बार भारतीय रुपए के मूल्य में गिरावट की सरकार ने। क्यों किया ये हम बताएंगे, पहले जान लीजिए कि किया। तो 2 बार जो अवमूल्यन किया उसका आंसर है 1991-92 में, यानी कि
इस वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संकट बहुत ज्यादा था। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा के संकट का समाधान करने के लिए सरकार ने एक ही वर्ष में 2 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया, विदेशी मुद्राओं के सापेक्ष, डॉलर के सापेक्ष रुपए के मूल्य में कमी की। अब ऐसा सरकार ने क्यों किया, इसके पीछे का भी कारण जान लीजिए। जैसे अगर डॉलर और रुपए के मूल्य में चेंज करके सरकार उसको कम कर देती है, $1 का मूल्य 60 रुपए से बदल करके भारत सरकार अगर इसे $1 का मूल्य 70 रुपए कर देती है, तो इससे भारत की विदेशी मुद्रा का संकट कैसे दूर होता है और ऐसा सरकार ने क्यों किया। ठीक है, इसको देखिए, इससे क्या फर्क पड़ेगा। इससे पहला फर्क ये पड़ेगा कि भारत में विदेशी निवेश आएगा, भारत में विदेशी निवेश में वृद्धि होगी, निवेश में वृद्धि होगी। और दूसरा प्रभाव क्या पड़ेगा, भारत से निर्यात में वृद्धि होगी, बड़ी मात्रा में निर्यात होंगे। तो निर्यात में वृद्धि होगी और निवेश में वृद्धि होगी, तो इन दोनों से ही क्या होगा, भारत में विदेशी पूंजी आएगी, यानी कि विदेशी पूंजी की आपूर्ति बढ़ेगी। और जब विदेशी पूंजी आएगी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी आएगी, तो भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का संकट है वो दूर हो जाएगा। ऐसा कैसे होगा, जैसे निवेश में वृद्धि कैसे होगी, पहले इसको समझ लें। अगर सरकार ने भारतीय रुपए का मूल्य डॉलर के सापेक्ष 60 से 70 कर दिया, मान लीजिए कोई विदेशी निवेशक भारत में $100 का निवेश कर रहा है, तो अभी तक जब वो भारत में $100 का निवेश करता था तो प्रति डॉलर 60 रुपए के हिसाब से भारत में उसका व्यापार वह शुरू करता था। लेकिन अब वह प्रति डॉलर 70 रुपए के हिसाब से भारत में अपना व्यापार शुरू करेगा। कुल मिलाकर के भारत में उसका व्यापार अब पहले से ज्यादा हो जाएगा। इस स्थिति में उसका व्यापार 6,000 रुपए का था, लेकिन इस स्थिति में उसका व्यापार 7,000 रुपए का हो जाएगा। तो यह निवेशक भारत में ज्यादा से ज्यादा निवेश करने के लिए भारत में विदेशी मुद्राएं लेकर के आएगा और इससे विदेशी पूंजी भारत में आएगी। दूसरी तरफ निर्यात कैसे बढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए भारत का कोई व्यापारी अपना सामान $1 में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचता था और भारत में आकर के $1 के बदले 60 रुपए पाता था, लेकिन सरकार ने डॉलर महंगा कर दिया, रुपया सस्ता कर दिया, अब उसे $1 के बदले 70 रुपए मिलेगा। तो वह ज्यादा से ज्यादा निर्यात करके ज्यादा से ज्यादा रुपए प्राप्त करने का प्रयास करेगा, इसलिए वह अपना सामान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ता बेचेगा और वहां से ज्यादा डॉलर ला करके भारत में रुपए में परिवर्तित करा के घरेलू मुद्रा का लाभ उठाएगा। तो इससे निर्यात में भी वृद्धि होगी। तो विदेशी निवेश और निर्यात में वृद्धि करने के लिए सरकार ने 1991-92 में एक ही वर्ष में 2 बार भारतीय मुद्रा का अवमूल्यन किया। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय मुद्रा का अंतिम बार अवमूल्यन कब हुआ, तो उत्तर है 1991 में। क्यों? क्योंकि इसके बाद भारत सरकार का विनिमय दर पर से नियंत्रण समाप्त हो गया। अब बाजार के आधार पर भारत की विनिमय दर का निर्धारण अपने आप होता है और वर्तमान में डॉलर के मुकाबले जब भारतीय मुद्रा सस्ती होती है, रुपए में गिरावट आती है, तो इसे अवमूल्यन नहीं कहते बल्कि मूल्य ह्रास कहते हैं। अवमूल्यन मतलब डिवैल्यूएशन और मूल्य ह्रास मतलब डिप्रेशिएशन। तो आज क्या होता है, डिप्रेशिएशन, पहले क्या होता था, डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन सरकार जानबूझकर करती है और डिप्रेशिएशन अपने आप बाजार में परिवर्तन होने के कारण होता है। अगला प्रश्न है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो इसका क्या प्रभाव होता है। देखिए अभी हमने आपको ये बात बताई थी और अगला प्रश्न यहीं से बन गया कि अवमूल्यन से क्या प्रभाव पड़ता है। चलिए प्रश्न देखते हैं। ए, आयात सस्ते हो जाते हैं एवं निर्यात महंगे। बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे निर्यात सस्ते होते हैं ना कि आयात। आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते। यही आपका राइट आंसर है कि जब सरकार अवमूल्यन करती है, अगर सरकार $1 का मूल्य 60 से बदलकर 70 रुपए कर दे तो ऐसे में भारत से जो निर्यात होगा वो सस्ता हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भारत का जो निर्यातक है वह $1 से कम मूल्य पर अपना सामान बेच सकता है, लेकिन आयात महंगा हो जाएगा क्योंकि आप बाहर से जब सामान खरीदेंगे तो उसका
पेमेंट जब डॉलर में करेंगे तो डॉलर आपको 60 के बजाय 70 रुपए में खरीदना पड़ेगा। तो जब आयात महंगा हो जाएगा तो आयात में कमी आएगी और निर्यात सस्ता हो जाएगा तो निर्यात में वृद्धि होगी। इससे भारत का विदेश व्यापार बैलेंस जो है वो भी सही हो जाएगा, घाटा भी पूरा हो जाएगा। तो राइट आंसर है बी, आयात महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया है उसका नाम क्या है? देखिए, भारत में चालू खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता है लेकिन पूंजी खाते में अभी भी पूर्ण परिवर्तनीयता नहीं है और भारत सरकार ने इस संदर्भ में सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई है। उस कमेटी का नाम आपसे पूछा है। ए, बाघुल समिति, बी, रंगराजन समिति, सी, तारापुर समिति एवं डी, हाशिम समिति। राइट आंसर है तारापुर समिति द्वितीय इस संदर्भ में कार्य कर रही है सरकार को सुझाव देने के लिए। अगला प्रश्न, वर्तमान में रुपए की परिवर्तनशीलता का क्या अर्थ है? यानी कि वर्तमान में भारत में जो रुपए की परिवर्तनशीलता है वह किस रूप में है, ये आपसे पूछा है। ए, रुपया सभी प्रकार के लेन देन के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। बिल्कुल गलत। अगर ऐसा होता तो चालू खाते के साथ साथ पूंजी खाते में भी रुपया का पूर्ण परिवर्तनीयता का नियम होता, पर ऐसा नहीं है। बी, रुपया सभी प्रकार के व्यापार के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है। सभी प्रकार के व्यापार में सब आ जाएगा तो इसमें ऋण भी आ सकते हैं, इसलिए ये भी सही नहीं है। रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय है, ये राइट आंसर है। वर्तमान कब से? अगस्त 1994 से रुपया सभी प्रकार के चालू व्यवहार यानी कि चालू खाते में पूरी तरह से परिवर्तनीय है, ये सही उत्तर है। रुपया सभी प्रकार के पूंजीगत व्यवहारों के लिए विदेशी मुद्रा में परिवर्तनीय, ये गलत है क्योंकि अभी पूंजी खाते में पूर्ण परिवर्तनीयता का नियम लागू नहीं हुआ है। अगला प्रश्न, एक देश अपनी मुद्रा के अवमूल्यन का सहारा लेता है, कब लेता है? पूछा है कि कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन क्यों करता है? ए, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए, बी, आयातित वस्तुओं तथा सेवाओं की लागत को ठीक करने के लिए, सी, देश में मुद्रास्फीति की प्रवृत्ति को कम करने के लिए, डी, उपर्युक्त सभी के लिए। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, व्यापार शेष को ठीक करने के लिए। व्यापार शेष क्या होता है? जैसे अगर हम ज्यादा आयात कर लेते हैं और निर्यात कम करते हैं, यानी कि जब हमारे विदेशी आय कम रह जाती है और विदेशी व्यय ज्यादा हो जाते हैं तो इस घाटे को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? अवमूल्यन का सहारा लेते हैं, अपनी मुद्रा के मूल्य में कमी करके अपनी अर्थव्यवस्था को बैलेंस करते हैं। कैसे होता है ये? जब मुद्रा का अवमूल्यन किया, हमने रुपया सस्ता किया तो आयात में कमी आई और निर्यात में वृद्धि हुई। जब आयात में कमी आएगी तो विदेशी व्यय कम हो जाएंगे और जब निर्यात में वृद्धि होगी तो विदेशी आय बढ़ जाएगी और इससे हमारे व्यापार शेष में सुधार आएगा। व्यापार शेष का मतलब है कि अगर आपने आयात $100 का किया और निर्यात $80 का किया तो $20 क्या है? व्यापार शेष। तो इसको पूरा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकते हैं। अगला प्रश्न, ब्रिक्स देशों द्वारा, ब्रिक्स के देश कौन है? BRICS, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 देशों का तेजी से विकास करने वाले 5 विकासशील देशों का एक संगठन है और ये संगठन कब बना था? 2009 में बना था। ठीक है, इन्हीं को कहा जाता है ब्रिक्स देश। तो इन ब्रिक्स देशों ने कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया? इन देशों ने मिलकर के एक बैंक बनाया है जिसका मुख्यालय चीन में है। उस बैंक का नाम आपसे पूछा है। ए, न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, बी, न्यू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक, सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक और डी, न्यू कमर्शियल बैंक। राइट आंसर इज सी, न्यू डेवलपमेंट बैंक। इसको शॉर्ट में बोलते हैं NDB, नव विकास बैंक। नव विकास, न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB इसको बोलते हैं। ये न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसे हम ब्रिक्स बैंक भी कहते हैं क्योंकि ब्रिक्स बैंकों ने बनाया है। इसके बनाने के पीछे उद्देश्य ये था कि चीन का ये मानना था कि जो अन्य बैंक हैं जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, तो ये सारे वित्तीय संस्थान अमेरिका और दूसरे पूंजीवादी देशों के या जो ऐसे देश जो पश्चिमी देश हैं उनके प्रभाव में आके काम
करते तो ये भेदभाव करते हैं। इसलिए तेजी से विकास करने वाले इन 5 देशों के लिए अलग से एक बैंक बनाया जाए और उसे ब्रिक्स बैंक का नाम दिया गया। और ये बैंक चीन के शंघाई में इसका मुख्यालय बना गया है। और इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के जो पहले अध्यक्ष थे वे भारत के वी कामत थे, जिन्हें स्थापित किया गया। तो ये कुछ फैक्ट हैं और आंसर है सी, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ए ब्रुसेल्स, बी हेलेंसिकी, सी पेरिस, डी रोम। राइट आंसर है ब्रुसेल्स। कहाँ है ये? यूरोप में। यूरोपीय संघ को हम क्या बोलते हैं? ईयू, यूरोपियन यूनियन। वर्तमान में कितने देश हैं इसमें? 27। पहले कितने थे? 28 थे। 28वां देश कौन था? ब्रिटेन। अब ये क्या हो गया? बाहर हो गया। ब्रिटेन ने ईयू छोड़ दिया और ब्रिटेन के ईयू छोड़ने की घटना को ब्रेक्जिट कहा गया। तो ब्रिटेन के बाहर जाने के बाद ईयू के सदस्य देशों की संख्या 27 रह गई है। क्या है ये ईयू? यूरोपीय देशों का एक संगठन है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा संगठित बाजार भी है। यूरोप के इन 27 देशों ने अपने बाजार, अपनी अर्थव्यवस्था को आपस में जोड़ लिया है ताकि ये संगठित रूप से व्यापार कर सके। अगला लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मैंने आपको बताया विश्व बैंक का मुख्यालय वॉशिंगटन में है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय भी वॉशिंगटन में ही है। और विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 में हुई थी। क्यों हुई थी? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की जो अर्थव्यवस्थाएं थी उनको आसान और उदार शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराने के लिए विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के परिणाम स्वरूप हुई थी। तो ये है आपका पूरा प्रैक्टिस सेट 9 का आंसर सीट। इसे आंसर सीट मैच करिएगा, व्याख्या को बार बार सुनिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होगा। थैंक यू।